हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th की फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। आज हम लोग लेकर आए हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टॉपिक से। ओके डियर, तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डिज़ाइन किए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप 10th क्लास में हैं और आपका अगर एमसीक्यू बेस्ड अगर एग्ज़ाम होता है या आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, जैसे एनटीएससी में बैठते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, जैसे एलन हो गया, करियर पॉइंट, कोटा में, या रेजोनेंस आपका हो गया, मोशन हो गया, इन सब के अगर कोचिंग में बैठने के लिए अगर आपको कोचिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट अगर जाना है तो उनमें भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत मदद करते हैं। ओके, जो लोग अपना टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कराते हैं। तो चलिए डियर, ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखेंगे और सारे सॉल्यूशंस को भी हम लोग जानेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है डियर अपना वो है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एफ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर आर ऑफ अ कर्व मिरर। ओके, तो कर्व मिरर का मतलब आप जानते हो डियर, कर्व मिरर का मतलब दो तरीके का मिरर उसमें आ जाएगा। पहला मिरर आपका आ जाएगा अगर इस तरीके से अगर पॉलिशिंग होती है, यानी कि ये आपका हो जाता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हो जाता है डियर ये। और दूसरा मिरर आपका डियर हो जाता है जब अंदर से पॉलिशिंग कर दी जाती है, यानी कि ये आपका हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग क्या करेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन है लेकिन पूरी की पूरी थ्योरी भी इसके बारे में जितनी डिटेल्स होगी वो सारा का सारा डिटेल्स ले लेंगे। ओके डियर, तो ये होता है आपका कॉनकेव मिरर और ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसका जो फोकल लेंथ और रेडियस के बीच का जो रिलेशन होता है डियर वो होता है R इज इक्वल टू 2F, यानी कि रेडियस जो होती है, रेडियस हमेशा आपकी फोकल लेंथ की 2 टाइम्स होती है। ओके, तो यहाँ से F इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर? F इज इक्वल टू हो जाएगा R/2। R/2 बोले तो आपका B वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अब उसी के बेस पे। ओके डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कर्व मिरर, of a curve mirror is it, what is the focal length of a curve mirror is it has a radius of curvature is 40 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है डियर कि R इज इक्वल टू आपको दिया गया है 40। ओके, तो आपको क्या बताना है, फोकल लेंथ। F इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, F इज इक्वल टू होता है R/2, यानी कि आपका हो जाएगा 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ अ मोटरसाइकिल्स। ओके, तो मोटरसाइकिल के जो हेडलाइट्स होते हैं उनमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है डियर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे कॉन्वेक्स, वहाँ पे हेडलाइट्स की बात कर रहा है ना, तो हेडलाइट्स में डियर हमेशा याद रखना वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। और कॉनकेव मिरर क्यों यूज़ किया जाता है उसके पीछे आपको रीज़न अभी पता चल जाएगा। ज़रा इसमें देखिएगा, ये जो हेडलाइट्स होती हैं आपके कार की या मोटरसाइकिल की, उसमें कॉनकेव मिरर क्यों यूज़ किया जाता है? इसलिए यूज़ किया जाता है डियर क्योंकि ये देखिए, ये होता है आपका कॉनकेव, ये होता है आपका कॉनकेव मिरर। अब जरा बताइए कि कॉनकेव मिरर पे अगर कोई भी यहाँ सेंटर में कोई बल्ब लगा दिया जाए तो ये सारी की सारी लाइट्स क्या करेंगी, ये सारी की सारी लाइट्स जो होंगी कॉनकेव मिरर होने की वजह से ये सारी की सारी लाइट्स एक जगह पे फोकस्ड होंगी, एक जगह पे क्या होंगी, फोकस्ड होंगी। तो इसकी वजह से उसमें क्या किया जाता है, हेडलाइट्स में मोटरसाइकिल्स की हेडलाइट्स में आपका कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। ओके डियर, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, व्हिच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन अ डेंटल क्लिनिक्स। ओके, तो डेंटल क्लिनिक जो होती हैं वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो इसमें भी आपका होता है कॉनकेव मिरर यूज़ करने के पीछे रीज़न आप देख सकते हैं। रीज़न ये होता है डियर कि
अगर ये कॉन्केव मिरर यूज़ करेंगे, कॉन्केव मिरर यूज़ करने से क्या होता है कि दांतों का जो इमेज बनता है वो इमेज इन लार्ज बनता है। क्या बनता है? इन लार्ज, यानी कि बड़ा बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। ओके, तो इससे क्या होता है कि डॉक्टरों को दांत में हुई प्रॉब्लम्स को देखने में मदद मिलती है, यानी वो अच्छे से देख पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ़ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट आर incident at a same angle on the inclined surface of a prism for an air medium and produce angle of refraction r and v respectively। ओके, यानी कि रेड लाइट से जो एंगल बन रहा है उसको r माना गया है, और जो वायलेट लाइट से जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग v मान रहे हैं। ठीक है, तो which of the following is a correct, इसमें कौन सा बात सही है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका एक प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म पे पड़ने के बाद देखिए यहाँ पे हमने है ना इसका ले लिया है। ये देखिए ये आपका सबसे ऊपर रेड लाइट है और सबसे नीचे वायलेट लाइट है। ओके, तो इसमें डेविएशन आप देख रहे होंगे डियर कि सबसे ज़्यादा जो डेविएट हुई है वो वायलेट लाइट हुई है और सबसे कम जो डेविएट हुई है वो रेड लाइट हुई है। यानी कि अगर डेविएशन वाइज देखा जाए, अगर एंगल वाइज देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि which of the following is a correct, r इज इक्वल टू बी, तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। r इज ग्रेटर दैन बी, ना, ये भी गलत हो जाएगा। r इज इक्वल टू 1/b, ये भी गलत हो जाएगा। r इज लेस दैन b, इसमें क्या होता है डियर, आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि r इज लेस दैन v, यानी कि d वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, A point source of a light is placed at the center of the curvature of a concave mirror। कोई concave mirror है, उसके सेंटर पे, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, पॉइंट सोर्स रखा गया है। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम इट्स सोर्स एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट इज। ओके, अब देखिए अगर कोई भी सोर्स, इतना तो आपको पता होगा डियर कि जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को या सोर्स ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो जब वहाँ से जब ये लाइट इमिट करता है तो ये कम बैक हो जाता है अपने ही ओरिजिनल पाथ पे। तो ये बताइए इधर जा रहा था और ये कम बैक हो गया वापस, तो इनके बीच में एंगल कितना बना? इनके बीच में जो एंगल बना डियर वो बना आपका 180 का। कितने का बना? 180 का। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज दिस? तो भाई इसको देखकर कौन नहीं बता सकता है कि ये बाहर से पॉलिश्ड हुआ है, इसका मतलब ये कॉनकेव है। क्या है? कॉनकेव मिरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इन द अबव फिगर 1 द पॉइंट P रिप्रेजेंट, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें पॉइंट P कहाँ पे है? ये यहाँ पे पॉइंट P है। तो पॉइंट P आपका क्या होता है? पॉइंट P आपका पोल होता है। पॉइंट P आपका पोल होता है। ये सारी बातें आपको एक ही बार में समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये वाली स्लाइड आपके लिए रखी है डियर। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो फोकस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को मिलाता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, ये आपका हेड है ना, एक हार्ड सरफेस होता है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस जान ही गए, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है आपका, और ये जो होता है डियर ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। चलिए आ जाइए। इन द अबव फिगर 1 व्हाट द पॉइंट F इज इंडिकेट, तो बताइएगा कि F इसमें क्या इंडिकेट कर रहा था? इसमें F क्या है? ये भाई फोकल पॉइंट है। क्या है? फोकल पॉइंट है। तो इसमें आपका C वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन द अबव फिगर 1 द पॉइंट C रिप्रेजेंटेड, तो उसको आपको फिर देखना पड़ेगा कि पॉइंट C क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये हो जाएगा आपका C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में ये थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन को लेके आपको है ना आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो व्हिच कह रहे हैं, व्हिच एमंग द
फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ कॉन्केव मिरर। तो भाई सीधी सी बात, आपको ये बात पता होगी कि अगर कोई भी लाइट जो होती है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है डियर, तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, वो फोकस से होकर जाती है। कहाँ से? फोकस से। तो ज़रा देखिए, क्या ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। आपका फिगर 1 इज़ द करेक्ट। ओके, तो फिगर 1 इज़ करेक्ट, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए आ जाइए। What kind of lens is the following figure given below? तो ये कैसा लेंस है भाई? ऐसा लेंस जो दोनों तरफ से एलिवेटेड होता है, यानी कि उभरा हुआ रहता है। इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं? इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसको तो एक छोटा बच्चा भी बता देगा। कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following figure given below is correct? कौन सा करेक्ट है? ओके, तो आपको ये बात पता होगी कि भाई अगर पैरेलल आती है कोई भी लाइट अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से जाती है? F1 से होके जाएगी भाई, F1 से होके जाएगी। ओके, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो गया, और ये देखो C2 से जा रहा है, तो यहाँ से क्या होगा? ये F2 से होके जाएगा। तो यानी फिगर 1 इज़ करेक्ट, फिगर 1 इज़ आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए डियर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिखा है। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 45 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज, ओके, रिस्पेक्टिवली, देन द एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में आप तो जानते ही होंगे। इधर देखिए, ये होता है क्या? वैसे शायद इसकी स्लाइड मैंने, हाँ ये देखिए, ये स्लाइड मैंने तैयार कर रखी है। ये देखिए, ये आपका इंसिडेंट रे होता है, ये आपका नॉर्मल होता है, ये आपका बन जाता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद ये आपका बन जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जितना ये होना चाहिए था, जितना ये जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गया है, तो यही आपका हो जाता है डेल्टा, यानी कि डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल के बारे में आप क्या कहेंगे? आई जितना है, आई में से आई माइनस आर कर दीजिए, यानी कि इंसिडेंस माइनस रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंस कितना है ज़रा देखिएगा, कितना है? 45। तो 45 माइनस 30 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। 15 डिग्री बोले तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके डियर, चलिए आज एक क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following has the highest wavelength? तो देखिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक एक स्लाइड रेडी कर रखी है। इसमें आपको सारी बातें पता चल जाएंगी डियर। आप ऊपर देखिए क्या लिखा है, ऊपर लिखा है, ऊपर देखिएगा यहाँ ध्यान से, ऊपर यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी लिखा है, और नीचे क्या लिखा है? नीचे वेवलेंथ लिखा है। और वेवलेंथ देखिए, जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, देखिए वेवलेंथ आपकी क्या हो रही है? वेवलेंथ आपकी बढ़ती हुई जा रही है। और सबसे लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में अगर आप ध्यान दें तो ये जो गामा रेज है, गामा रेज की वेवलेंथ यानी लैम्डा सबसे कम है। उसके बाद देखिए एक्स की है, उसके बाद यूवी की है, उसके बाद आईआर की है। आईआर मतलब माने कि इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव एफएम है, उसके बाद एएम है। तो इस तरीके से होता है। ये आपका एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, इसके बारे में भी आप है ना, आपको जानकारी होनी चाहिए। जो आप विबग्योर टाइप का पढ़ते नहीं है, विबग्योर है ना, वो जो होता है ना इंद्रधनुष के कलर्स जो होते हैं, वो विबग्योर यहीं से आया हुआ है। तो अब इसमें आप मेरे ख्याल से तो ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? हाईएस्ट वेवलेंथ अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आईआर की है ना, आईआर की। आईआर बोले तो इंफ्रारेड, आईआर बोले तो इंफ्रारेड की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इंफ्रारेड की सबसे ज़्यादा होगी। क्या माइक्रोवेव भी है? क्या माइक्रोवेव भी है? नहीं, माइक्रोवेव नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसका लैम्डा यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। टू प्रोड्यूस अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? F is equal to फोकस है एंड U is equal to द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो कहाँ पे ये होना
चाहिए। अब देखिए, जब आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं डियर, जब भी कभी आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इसमें आपको ये पता होगा कि यहाँ पे आपका f1 होता है, यहाँ पे आपका 2f1 होता है, यहाँ पे आपका f2 होता है, यहाँ पे आपका 2f2 होता है। जब भी कभी ऑब्जेक्ट, एक बात तो आपको पता होगी, यहाँ पे जब रहता है तो इसी के एग्जैक्ट बराबर होता है। जब ऑब्जेक्ट आपका इसके और इसके बीच में होता है, यानी 2f1 और f1 के बीच में होता है, तब इसकी इमेज जो बनती है, तो इसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, वो 2f के बाद बनती है और इन लार्ज इन्वर्टेड रियल बनती है। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि फोकस और 2f के बीच में भी होना चाहिए। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जब पोल और f1 के बीच में होता है ऑब्जेक्ट, तब भी इसकी इमेज बड़ी बनती है। लेकिन डियर, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो इमेज होती है ये आपकी कैसी होती है, ये आपकी वर्चुअल इमेज होती है। तो इसमें दो बातें आपकी सही हो सकती हैं कि ये जो है f से कम, तो u जो है वो f से कम, ऐसा कहीं लिखा है क्या? तो ऐसा कहीं नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे तो इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ म्यू है, ओके, एंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन अ फ्री स्पेस इज c, वेलोसिटी जो है वो c है, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो आपको ये पता होगा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, c/v होता है, c/b होता है, जहाँ पे c क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है और b क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन सबसे सही होगा आपके लिए? तो इसमें क्या पूछ रहा है कि देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम, तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द लाइट होगा c/μ, c/μ, ओके, यानी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपका 17 के बाद फिर से, हाँ ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो होता है आपका, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो c/v होता है, जहाँ पे c जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक फार्मूला होता है n = c/v। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। When the light is passing from rare to a denser medium, which is the correct statement? कौन सा सही है? इंसिडेंस एंगल, अब देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो ये रेयर है, ये डेंसर है, ये रेयर है, ये डेंसर है। तो रेयर से अगर डेंसर में जाएगा तो सीधी सी बात है ये झुक जाएगा, किधर, बेंट हो जाएगा नॉर्मल की तरफ डियर, ये बेंट हो जाएगा। तो देखिए इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टेड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल, हाँ ये बात बिल्कुल आपकी सही होगी। लेकिन और भी आगे देख लीजिए, इंसिडेंस एंगल इज लेस देन, नहीं ये नहीं, कुड नॉट बी डिटरमाइंड, इसके बारे में कुछ। तो बी वाला ऑप्शन आपका डियर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन? तो एक बात जान लीजिए डियर कि वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ कभी भी चेंज नहीं होती, है ना। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या ऑल ऑफ एबव, तो इसमें से आपकी जो है वेवलेंथ जो होती है डियर वो चेंज नहीं होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, एम्पलीट्यूड भी आपका चेंज हो जाता है, बट वेवलेंथ आपका चेंज नहीं होता। लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम, रेयर टू द डेंसर मीडियम, if the angle of incidence is 65 and the angle of refraction is 25, then the deviation, वही डेविएशन एंगल के बारे में जब भी कभी आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 65 - 25 करेंगे, 0 आ जाएगा, 40 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई डेविएशन के बारे में आपको मैंने दिखाया था कि डेविएशन क्या होता है, ये आया ऐसे चला गया तो जाना ऐसे चाहिए था, तो यही वाला जो होता है, तो यानी कि अगर आई में से
अगर हम लोग आर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन पता चल जाएगा। ओके डियर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20, द डेविएशन ऑफ द लाइट रे व्हेन, है ना, व्हेन रिफ्रैक्टेड रे बाय अ पैरेलल ग्लास स्लैब। तो इसमें डेविएशन तो होगा ही नहीं, डेविएशन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ओके चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 डियर। क्वेश्चन नंबर 22, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से वो u दूरी पे रखा हुआ है, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस v, तो वो v पे बनता है, u पे रखा हुआ है। व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ द लेटरल मैग्निफिकेशन। तो लेटरल मैग्निफिकेशन के बारे में आप जानते हैं भाई, m इज इक्वल टू क्या होता है, v अपान u होता है, तो v अपान u आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड अ फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। भाई हर कोई जानता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है, f इज इक्वल टू r/2। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक बार और भी हो चुका है, तो d इज द करेक्ट वन। ओके d इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए डियर। क्वेश्चन नंबर 24, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अ वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अ वैक्यूम। तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कभी भी आप जानिएगा तो वो हमेशा ज़्यादा होता है, वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात आप याद रखिएगा, A1 इज द करेक्ट वन। ओके चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच कलर हैज़ द मैक्सिमम डेविएशन व्हेन व्हाइट कलर रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म। जब व्हाइट कलर प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है डियर। तो डेविएशन जो होता है डियर, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डेविएशन मैक्सिमम होता है रेड का। Which color has the maximum deviation when the color refracted? No, मैक्सिमम डेविएशन आपका किसका होता है, वॉयलेट कलर का होता है ना भाई, वॉयलेट कलर का होता है। अभी आपने है ना, आपको दिखाया था ना, इस तरीके से ये जा रहा था तो वाइट लाइट आई थी, तो इस तरीके से, तो सबसे ऊपर क्या था, आर था, और सबसे नीचे क्या था, वॉयलेट था। तो ये होता है आपका, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, वॉयलेट का हो रहा है, सबसे कम किसका हो रहा है, रेड का हो रहा है। तो यानी कि आपका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, वो वॉयलेट है डियर, वो आपका वॉयलेट है, यानी कि बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, what will be the refractive index of a medium when the velocity of light is 2 into 10। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो म्यू होता है, या यन, म्यू कहिए या यन कहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, c/v होता है। तो c कितना होता है, 3 into 10⁸ होता है, यानी क्या, ये स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है 2 into 10⁸। तो ये 8 तो गया, 2 से आपने 3 में भाग लगाया, तो 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है डियर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। तो आपको ये बात पता है डियर, हमने आपको बताया था कि भाई वेवलेंथ अगर आपकी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर आपकी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो दोनों की दोनों रिलेशंस आप जान लीजिए। अब इधर देखिए कि इसमें दिया गया इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा। तो यहाँ पे गामा का देखिएगा, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप गामा रेज लगा दीजिए, यहाँ पे आपका गामा रेज हो जाएगा। ओके, तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर, हाँ चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द f एंड 2f इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में आप जानते हैं वो रियल बनता है, इन लार्ज बनता है, लेकिन अपराइट नहीं होता, ये बात गलत है। रियल डिमिनिस्ड, ये भी बात गलत है। वर्चुअल, ये भी बात गलत है। रियल बनता है, इन लार्ज बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो डी इज द करेक्ट वन, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आप डियर देखेंगे तो फॉर वाइट लाइट व्हिच कलर हैज अ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डियर आपके
रेड कलर का होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ओके डियर, चलिए आ जाइए। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ रे ऑफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। भाई सीधी सी बात है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 0 होगा अगर परपेंडिकुलरली पड़ेगी तो। भाई ऐसे है, दो मीडियम है, अगर ये परपेंडिकुलरली पड़ रही है तो कितना एंगल है इसके बीच में। अरे भाई ऐसे ही आ रहे, ऐसे ही चली जा रही, तो दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, बोले तो 0 डिग्री, 0 डिग्री। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 31 डियर, क्वेश्चन नंबर 31 पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इफ अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन इट। अगर नॉर्मली पड़ेगी तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे जितनी स्पीड ऑफ लाइट होगी उतना ही स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे होगी, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई बी होता है। ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए इज द करेक्ट वन। ओके आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32। स्नेल्स लॉ इज वैलिड फॉर। स्नेल्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना। ओके तो स्नेल्स लॉ आपका किसके लिए वैलिड हो जाएगा, स्नेल्स लॉ आपका रिफ्रैक्शन के लिए। ओके रिफ्रैक्शन के लिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, let I is the angle of incidence and R is the angle of refraction and mu is the refractive angle, यानी refractive index एक्चुअली होना चाहिए था। ठीक है, तो द करेक्ट फार्मूला फॉर द स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ भाई देखो आ गया ना। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। तो देखो साइन आई बाई साइन आर कहाँ पे लिखा हुआ है, साइन आई बाई साइन आर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सी इज द करेक्ट वन। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 डियर। क्वेश्चन नंबर 34 में जैसे ही आते हैं, द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन। तो कलर का जो लाइट होता है डियर वो हमेशा जान लीजिए वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि है ना, जिस हिसाब से वेवलेंथ कोई भी लाइट प्रोड्यूस करती है उसी हिसाब से उस लाइट का कलर हमें, उसी हिसाब से लाइट का कलर हमें दिखता है। तो कलर की जो बात होती है वो ऑलवेज डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, वो हमेशा वेवलेंथ पे ही डिपेंड करती है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। बिटवीन रेड एंड वायलेट व्हिच कलर हैज अ मोर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो अभी आपने देखा भाई कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसका लैम्डा ज़्यादा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका था, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तो आपका रेड कलर का होता है, रेड का होता है। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम जो होता है वो आपका वायलेट का होता है, यानी वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इसमें है रेड हैज़ अ मोर फ्रीक्वेंसी देन वायलेट, ये गलत बात है। वायलेट हैज़ अ मोर फ्रीक्वेंसी देन रेड, हाँ ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो बी इज़ द करेक्ट वन। ओके तीसरा भी पढ़ लीजिए, क्या कहते हैं कि रेड एंड वायलेट है द सेम। नहीं भाई ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 36। बिटवीन द रेड एंड वायलेट व्हिच कलर हैज अ ग्रेटर वेवलेंथ। तो भाई वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड भाई रेड। तो रेड हैज अ ग्रेटर वेवलेंथ, जान ना बात ही नहीं करनी इसके बारे में, ग्रेटर वेवलेंथ देन द वायलेट, बिल्कुल सही है, ए इज़ द करेक्ट वन। ओके डियर चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ना, लेट द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन। तो फ्रीक्वेंसी आपकी एन है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एन है, फ्रीक्वेंसी एन है। वेवलेंथ क्या है आपका, वेवलेंथ आपका लैम्डा है, वेवलेंथ आपका क्या है, वेवलेंथ आपका लैम्डा है। उसके बाद एंड द वेलोसिटी जो है वो लाइट की सी है। तो व्हिच रिलेशन एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका रिलेशन कैसे चलता है डियर, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे। n इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई वी होता है, जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इन वैक्यूम c होता है। तो वैसे ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आपको n दिया गया है, यानी कि यहाँ पे n रखिएगा, यहाँ पे तो c आपका रहेगा ही c, और उसके बाद आपको क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी एंड व्हिच ऑफ द एमंग फॉलोइंग इज अ करेक्ट। तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, c इज इक्वल टू एन वी निकल के आएगा, c इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एन वी, या एन फ्रीक्वेंसी कह लीजिए ना, फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ये वेवलेंथ दिया गया है, वेवलेंथ दिया गया है। तो यहाँ पे होता है c इज इक्वल टू एन बाई लैम्डा, c इज इक्वल टू एन बाई लैम्डा, आपने पढ़ा भी होगा। ओके
ओके डियर, तो आपका क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा। ओके, तो c इज इक्वल टू n लैम्डा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए डियर क्या कह रहा है कि फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर डज अ लेंस हैज अ मैक्सिमम फोकल लेंथ। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ के लिए आप हमेशा याद रखिएगा रेड लाइट इज बेस्ट। रेड जो होता है वो मैक्सिमम फोकल लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाइए, फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पे बनती है। उसकी इमेज कहाँ पे बनती है डियर, इनफाइनाइट पे बनती है। ओके, 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सेविंग के लिए यूज़ किया जाता है और एज अ, है ना, रिव्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। हाँ, व्हीकल में ये जो पीछे वाला मिरर होता है, ये जो बैक पीछे देखने वाला होता है ना, उसमें भी आपका क्या होता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। एज अ लाइट, है ना, एज अ लाइट रिफ्लेक्टर फॉर ऑब्टेनिंग अ पैरेलल बीम। नहीं, तो ये गलत है। आपका जो है सेविंग के लिए भी आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। और ये सी और बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। सी और बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके डियर, हाँ, ओके, देन बी एंड सी इज द करेक्ट वन। ओके डियर, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, चूज whether the statement is true or false, focal length of a lens depend on the surroundings medium। yes dear, ये सही बात है कि ये डिपेंड करता है। कैसे करता है कि अगर आप कभी भी किसी लेंस को पानी में डाल दीजिए या किसी बेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डाल दीजिए तो उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो वेरी करती है डियर। तो यहाँ पे ए जो होता है ये आपका करेक्ट है। टू ऑब्टेन द पैरेलल रे, to obtain parallel ray from a point light source be use both convex lens। अब लेंस की बात कर रहा है तो देखिए अगर आपको क्या कह रहा है कि to obtain the parallel ray from a point light source be use, तो आप ये बात जानते हो डियर कि अगर एक पॉइंट लाइट सोर्स है तो पैरेलल आपको किससे मिलेगा, पैरेलल आपको केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस से ही मिल पाएगा। कॉनकेव से बहुत ही मुश्किल है, कॉनकेव से, क्योंकि जब भी आप ऐसे डालिएगा ये इधर चली जाएगी, ये इधर, तो ये पैरेलल डालती है और ये क्या करती है, ये आपका डाइवर्स कर देती है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि बोथ कॉन्वेक्स लेंस एंड, नहीं ये बिल्कुल गलत है, बोथ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स। अब देखिए तो लेंस में जब भी आप यूज कर, तो एक तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है डियर और एक आपका कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि अगर कोई सोर्स ऑब्जेक्ट है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ने के बाद ये पैरेलल चला जाता है। तो आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। तो यानी कि आपका पहला ऑप्शन डियर बिल्कुल करेक्ट है। पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ आवर आइज। तो रेटिना पे किस तरीके का इमेज बनता है डियर, रेटिना पे जो इमेज बनता है वो आपका इन्वर्टेड होता है। ठीक है, वो आपका कैसा होता है, वो आपका रियल, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, रियल एंड अपराइट, ये बिल्कुल गलत है। वर्चुअल एंड अपराइट, ये भी गलत है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल नहीं होता है एक्चुअली, ये जो होता है इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ पे लेंस होता है और यहाँ से जब ये लाइट आती है तो ये इन्वर्टेड और रियल बनता है। यस, इन्वर्टेड और रियल, यानी कि आपका रियल रहता है और इन्वर्टेड रहता है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर, सी इज़ द
करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, फॉर विच कलर इज यूज्ड एज अ डेंजर साइन। डेंजर साइन के लिए आप सब जनों को पता होगा कि रेड लाइट का यूज़ किया जाता है। और रेड लाइट का यूज़ होता क्यों है? क्योंकि इसकी स्कैटरिंग पावर बहुत ही कम होती है। स्कैटरिंग पावर बहुत ही कम होती है, क्योंकि स्कैटरिंग का क्या होता है, 1/λ⁴। तो स्कैटरिंग पावर आप सारे लोग जानते होंगे कि स्कैटरिंग पावर क्या होता है, 1/λ⁴। अब लैम्डा जिसका जितना ज़्यादा होगा उसमें स्कैटरिंग उतना ही कम होगी। तो सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका होता है? लैम्डा सबसे ज़्यादा रेड कलर का होता है। रेड कलर का लैम्डा ज़्यादा होता है तो इसमें स्कैटरिंग भी सबसे कम होती है, और सबसे कम स्कैटरिंग की वजह से रेड लाइट्स यूज एज अ डेंजर साइन। ओके, चलिए तो फॉर अ डेंजर, हाँ ये आ गया, क्वेश्चन भी आ गया। देखो, फॉर डेंजर साइन रेड कलर इज यूज्ड बिकॉज, क्यों यूज़ किया जाता है? स्कैटरिंग ऑफ अ रेड लाइट इज लेस ड्यू टू द लार्ज वेवलेंथ। बिल्कुल ये ए वाला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी तो देख लीजिए, स्कैटरिंग ऑफ अ है ना, रेड कलर इज अ लेस ड्यू टू द स्मॉल वेवलेंथ। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि स्कैटरिंग जो होती है उसका फार्मूला ही होता है 1/λ⁴। 1/λ, तो लैम्डा जितने ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उतना कम होगी, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है डियर। ओके, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, फोर डिफरेंट मीडियम्स पी क्यू आर एंड एस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका दिया गया है 1.5, 1.4, 1.8 एंड 1.3 रिस्पेक्टिवली, इन विच ऑफ द मीडियम द लाइट हैज़ द मैक्सिमम। तो इतना जान लीजिए कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। तो इसमें आपका मीडियम जो होगा ये वाला 1.3 वाला, तो 1.3 वाला है एस मीडियम में सबसे हाईएस्ट होगी। ओके डियर, हाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47। लेट म्यू आर एंड म्यू वी are the refractive index of a medium of a red and violet color respectively then तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था कि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, तो यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखिए तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या, एफ इज इक्वल टू आपका दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर विच डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सो दैट द लेंस एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह वो लेंस काम करे, इसके लिए कहाँ पे रखना होगा? कॉन्वेक्स है, तो आप ज़रा हमें ये बताइए कि फोकल लेंथ ये है, यहाँ पे 2f1 होगा, यहाँ पे f1 होगा, 2f1 होगा, तो या तो आप यहाँ पे रखिए, है ना, लेस देन 15 सेंटीमीटर पे यहाँ पे रखेंगे तो इसका वर्चुअल इमेज तो बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा, तो यहाँ पर भी बनेगा, और बिटवीन द 15 एंड 30, हाँ पहला वाला ऑप्शन ये है कि यहाँ और यहाँ के बीच में रखिए तब भी बनेगा, इधर बनेगा, यहाँ पे बड़ा बनेगा। ग्रेटर दैन 30 नहीं, कोई मतलब नहीं है इधर, एग्जैक्टली 30 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बोल भी रहा है कि विच डिस्टेंस हैज़ ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस सो दैट लेंस एक्ट मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए आपको क्या करना होगा डियर, इन दोनों में से किसी एक को पिक करना पड़ेगा, चाहे आप 15 से 30 के बीच में आप रखिए और चाहे लेस दैन 15 यानी यहाँ पे आप रखिए, तब भी मैग्नीफाइंग रहेगा। ओके, अजय क्वेश्चन नंबर 49, द डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म आई, डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म I1 is the angle of incidence, I2 is angle of refraction and prism, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म, which फार्मूला इज करेक्ट। तो इसके फार्मूले के बारे में आप सारे लोगों को यार ये चीज़ तो पता ही होगी कि ये जो फार्मूला होता है इनका, ये होता है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू डेल प्लस ए होता है ना। तो यहाँ से डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए हो जाएगा, यानी ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर द डेविएशन ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लेंस। तो सेंटर ऑफ लेंस से जब जाएगी, तो डेविएशन आपका 0 एंगल होगा, क्या होगा, 0 डेविएशन होगा डियर। और
50. द स्प्लिट ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कलर्स बाय द प्रिज्म इज नोन एज, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपका होता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं ना भाई, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म वाली केस, ठीक है। तो पोलराइजेशन नहीं, स्कैटरिंग नहीं, डिस्पर्जन नहीं, डिफ्रैक्शन। ओके डियर, तो द स्प्लिट है ना, द स्प्लिट ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स बाय द प्रिज्म इज, तो ये आपका होता है डिस्पर्जन। ओके, ये आपका क्या होता है डियर, डिस्पर्जन होता है। इसमें क्या होता है कि लाइट्स जो होती हैं वो 7 कलर्स में स्प्लिट आउट हो जाती हैं। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, तो ईच एंड एवरीबडी नो that the speed of light in the free space is what, 3 into 10 to the power 8, याद रखिएगा ये मीटर पर सेकेंड होता है, इट इज़ मीटर पर सेकेंड। तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्विज़ जो कि 52 क्विज़ थी है ना, 52 क्वेश्चंस थे आपके सामने, ये सारे के सारे फिजिक्स के लाइट के क्वेश्चंस करने में मज़े आए होंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो डियर, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो आपकी आती रहे। इसके लिए हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी आपकी वीडियो बन जाएगी डियर। बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिएगा, आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए और बहुत ही ज़बरदस्त मार्क्स लेकर आइए, यही बेल विशेष हमारी आपके लिए है। तो ठीक है डियर, इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और ठीक है, ऐसे ही अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और करते रहेंगे, नई नई सीरीज़ और भी करते रहेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़बरदस्त और बूस्ट होता रहे। ओके डियर, तो चलिए आप जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हाँ पढ़ाई करते रहिए। ओके डियर, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।